Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subject is mathematics for the science to class 9 and P9 दोनों के चैप्टर नंबर 8 इस मंथ का सिलेबस है और इस चैप्टर की फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस 8.1 और 8.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 8.1 के अंदर हमने कार्टेशियन प्लेन को डिस्कस किया, कार्टेशियन प्लेन की प्रॉपर्टीज, उसके क्वाड्रेंट्स, उसके एक्सिस हमने 8.1 के अंदर डिस्कस किए। 8.2 के अंदर हमने कन्वर्जन ग्राफ को डिस्कस किया कि किस तरह से आप रिलेशन के अंदर जो आपके पास x वैल्यूज होती हैं उनको आप y में कन्वर्ट करते हो और y को x में कन्वर्ट करते हो। रिलेशंस, कंपैरिजंस, ट्रेंड्स हमने 8.2 के अंदर डिस्कस किए। अभी जो 8.3 है इसके अंदर आपको मोर देन वन इक्वेशन, मतलब आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई होंगी, दो इक्वेशंस दी गई होंगी और उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल होंगे वो लीनियर वेरिएबल यूज होंगे। लीनियर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल विद द पावर 1 एंड उन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व किस तरह से करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसका मेथड क्या होगा कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली ड्रॉ करोगे ऑन द ग्राफ, स्केच करोगे और जो इन दोनों की स्केचिंग लाइंस होंगी जिस पॉइंट को जाके इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो इनका कॉमन पॉइंट होगा और इट्स मीन दैट ये कॉमन पॉइंट इनका सॉल्यूशन सेट है, बिकॉज इसी पॉइंट पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई करेंगी। सो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन की ऑल पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, इसमें x प्लस वाई इक्वल 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0 दो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। मैं इसको नाम देती हूँ इक्वेशन 1 का x प्लस वाई इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 is said to be equal to 0 is said to be equation number 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है? y इन टर्म्स ऑफ x, इन इक्वेशंस को मैंने अरेंज करना है। तो यूजिंग 1 में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इन टर्म्स ऑफ x लिया जाए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस x गोज टू माइनस x, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस वाई। यहाँ से अगर आप इसको इक्वल के राइट पे लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस वाई, तो y इन टर्म्स ऑफ x ये वाली इक्वेशन फॉर्म करेगी। अब आपने इसमें करना क्या है? इन दोनों के लिए टेबल ऑफ वैल्यूज लेनी है, जिन वैल्यूज को लेके आप ग्राफ स्केच कर सकोगे। x, y एंड x, y। यहाँ पे भी ऐसे ही आपने टेबल ऑफ वैल्यूज x, y एंड x, y ऑर्डर्ड पेयर। इन वैल्यूज की बेस पे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने ग्राफ के ऊपर स्केच करना होगा। अब आप जो वैल्यूज देंगे x को फॉर द y फाइंड आउट करने के लिए, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप रैंडमली इनमें से ले लें। लेकिन जो हमने 8.2 में क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको रिलेशन जो दिए हुए थे उनमें करेंसी भी आ रही थी, उनमें आपके पास एरिया, लैंड एकर्स की फॉर्म में, हेक्टर्स की फॉर्म में आए थे, तो वहाँ पे आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज को ही यूज किया था। उसका रीजन ये था कि करेंसी कुड नॉट बी नेगेटिव एंड लैंड को भी आप नेगेटिवली मेजर नहीं कर सकते। तो रियल लाइफ में जो जो चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप नहीं कर सकते नेगेटिवली मेजर, तो उनमें आपके पास नेगेटिव साइड पे ग्राफ की स्केचिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, यहाँ पे ये नहीं बताया कि रिलेशन x और y का आपस में किस बेसिस बना हुआ है, तो आप इसमें रैंडमली वैल्यूज यूज करेंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो मैं यहाँ से -2, -1, 0, 1 एंड 2 ले रही हूँ फॉर द x
और अगर आपके पास x माइनस टू है तो ऑब्वियसली y जो होगा वो प्लस टू हो जाएगा, बिकॉज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। इसी तरह से अगर x माइनस का है तो y बन जाएगा 1, 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, 1 है तो माइनस 1 बन जाएगा और 2 है तो माइनस 2 बन जाएगा। तो इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, माइनस 2 एंड 2, यहाँ पे माइनस 1 एंड 1, यहाँ पे 0 एंड 0 और नीचे 1 एंड माइनस 1 और 2 एंड माइनस 2। फर्स्ट वैल्यू जो होगी ऑर्डर पेयर की वो रिप्रेजेंट करेगी x वैल्यूज को, और जो y को रिप्रेजेंट करेगी वो सेकंड ऑर्डर पेयर की वैल्यू। इसी तरह से हम लोग जो है इक्वेशन जो 2 हमने अरेंज की थी y इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में, जिसमें y जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो x इज द इंडिपेंडेंट quantity and y is the dependent quantity, or we can say that variables। यहाँ पे भी आप randomly values लें, -2, -1, 0, 1 and 2। अगर आपके पास -2 है तो y क्या बन जाएगा, y की जो इक्वेशन है वो है y is equals to 2x plus 3। आप इस पूरा फैक्टर साइड पे जरा सॉल्व करके चेक कर लिए क्या मिलता है, y is equals to 2x plus 3। तो आपने पुट करना है यहाँ पे x को -2, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2 4, -4 plus 3 equals to -1। तो इट्स मीन दैट y आपके पास आ जाएगा -1। सेम ऐसे अगर आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी जो y वैल्यू, आप बराबर पे सॉल्व करके चेक कर लेंगे, -2 plus 3 equals to 1। 0 पे आ जाएगा आपके पास 3 एंड 1 पे आ जाएगा 2 plus 3 5 आ जाएगा और 2 पे आपके पास आ जाएगा 7। सो इस तरह के जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इस इक्वेशन के वो -2 -1 -1 1 0 and 3 1 and 5 and 2 and 7। अब आगे जो आपका नेक्स्ट होगा स्टेप को आप ग्राफ की तरफ मूव करोगे और ये जो ग्राफ बनेंगे सेम उसी पैटर्न बनेंगे जैसे आपने 8.1 8.2 में ड्रॉ किए थे। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ मैंने दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं और जो लाइन हॉरिजॉन्टल में है इट इज सेड टू बी x एक्सिस, यहाँ पे x और यहाँ पे x प्राइम मींस दैट यहाँ पे x वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और यहाँ पे नेगेटिव होंगी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये O मींस ओरिजिन था जहाँ पे x y दोनों 0 होते हैं, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है इट इज सेड टू बी y एक्सिस where y and y prime, y means positive values and y prime के अंदर आपके पास are negative values आ जाएंगी। अब आपने इनको यहाँ पे स्केच करना है। आप यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 के लिए लाइन ड्रॉ करूंगी। इक्वेशन 1 के जो x वैल्यूज है मैक्सिमम अप्रोच कर रही है 2 तक, तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 तक ले लेनी है x, 1 नेगेटिव साइड पे भी 2 एंड 3। आपने जब ड्रॉ करने है ग्राफ को ऑन द ग्राफ पेपर तो आपके पास ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह के स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो आप जब यूनिट्स ड्रॉ करेंगे, यूनिट्स ड्रॉ करने के लिए आप ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है 1 2 3 आप लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप साथ मेंशन करेंगे कि मैंने कितने बॉक्सेस को एज अ 1 यूनिट यूटिलाइज किया फॉर द ग्राफ। सेम अगर आप कम करना चाहते हैं गैप तो आप 2 स्क्वायर बॉक्सेस दे सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 4 स्क्वायर बॉक्सेस देते हैं, इट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऑन द बोर्ड बिकॉज ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको तब साथ साथ बता रही हूँ कि आप जो भी स्केचिंग करेंगे विद द प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे ताकि आपका जो ग्राफ हो एग्जैक्ट बने, एक्यूरेट हो, उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको इजीली मिल सके।
अगर आपकी मेजरमेंट्स में डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली आपकी जो लाइन्स होगी वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो प्रॉब्लम होगी आपको सोल्यूशन सेट फाइंड करने में। ये हो चुका आपके पास 1 2 एंड 3, यहाँ पे हो चुका आपके पास -1 -2 एंड -3। अगर बात की जाए y वैल्यूज की, तो y जो है वो अप्रोच कर रहा है 7 तक। इट्स मीन दैट हमें जो लाइन है एक्सटेंड करनी होगी थोड़ी सी, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस है वो एक साथ ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 4 5 6 7 8। अब जब आप स्केच करेंगे फॉर द इक्वेशन 1, आपके पास फर्स्ट जो पेयर ऑफ पॉइंट है वो -2 एंड 2। इट्स मीन दैट x -2 है और y पे 2 है, तो ये -2x पे और y पे 2, आप इन दोनों को एक पॉइंट पे लेके आएंगे यहाँ से, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये डॉटेड फॉर्म में कि ये वाला जो मेरे पास पेयर था ये -2 एंड 2 था। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है पेयर वो है -1 एंड 1। -1 x के साथ और 1 y के साथ। तो ये बनेगा आपके पास -1 एंड 1। और जो थर्ड है आपके पास वो 0 0 मीन्स ओरिजिन पे, जहाँ पे x भी 0 एंड y भी 0। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ ऑर्डर पे है वो 1 एंड -1। इट्स मीन दैट पॉजिटिव x और नेगेटिव y। तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आप बताएंगे कि ये जो पॉइंट्स थे पेयर ऑफ पॉइंट्स ये 1 एंड -1। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट पेयर है विच इज लास्ट वन 2 एंड -2, पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2 एंड -2। अब इनको आप लाइन सेगमेंट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इन पॉइंट्स जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं इनको आप मीट करवा लीजिए। आपने प्रॉपर स्केल के साथ मीट करवाना है ताकि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, देन नेक्स्ट इसके साथ, देन आपने इसके साथ मीट करना है, देन इंडास आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इसको नाम दे दी लाइन 1 का एल से रिप्रेजेंट करके, ठीक है। और ये हमने किसकी ड्रॉ की थी y = -x3। अब जो है इक्वेशन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसके लिए हमने लाइन स्केच करनी है। तो उसकी जो ऑर्डर पेयर्स है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है -2 एंड -1। -2 भी x के नेगेटिव साइड पे और -1 भी y से नेगेटिव साइड पे। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से ये पेयर। इसको नाम दे दें -2 एंड -1। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो -1 एंड 1 मीन्स 1 इज पॉजिटिव एंड x की साइड पे नेगेटिव। तो ये यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट बन रहा है दोनों का, -1 x की साइड से और 1 y की साइड से, दोनों की ये कॉमन पॉइंट है। इसके बाद 0 एंड 3, 0 फ्रॉम द x एंड 3 फ्रॉम द y।
तो ये बनेगा आपके पास 0 and 3. नेक्स्ट है 1 and 5, 1 फ्रॉम द x and 5 फ्रॉम द y. तो ये बनेगा आपके पास 1 and 5, ये वाला पॉइंट. इसके बाद 2 and 7, 2 आपका यहाँ से x साइड से और 7 आपका यहाँ से. अब इनको मीट करवा रखते हैं पॉइंट्स को. ये मीट करेगा इसके साथ, ये मीट करेगा इसके साथ, ये इसके साथ और ये लास्ट इसके साथ. एक्सटेंड कर दी लाइन को यहाँ से भी यहाँ से भी. और आपके पास ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है सेकेंड, इसको एल प्राइम का नाम दे दें डिफरेंशिएशन के लिए. ये लाइन एल शो करी इक्वेशन 1 को, एल प्राइम शो करी इक्वेशन नंबर 2 को, जिसमें हमने स्केच किया y = 2x + 3 के रिलेशन को. अब यहाँ पे चेक किया जाएगा तो ये तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. यहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं और इस पॉइंट पे जो आपके पास आ रही है वैल्यूज वो -1 and 1 है. सो आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर द सॉल्यूशन सेट वो ये, इस पॉइंट को आप कौन पॉइंट नाम दे दें r का, where r is -1 and 1. तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे इसके इन लास्ट, द सॉल्यूशन of given pair of equations is the point R. Point R which is -1 and 1 when the line L and L prime intersect each other such that वहां पे x क्या था, x = -1 and y = 1. और इन लास्ट आपने लिख दिया फॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू इन द कर्ली ब्रैकेट्स -1 and 1. मतलब ये वो वैल्यूज है जिनके साथ ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती है. ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इसमें आपने क्या क्या किया मैं अगेन आपको ब्रीफ कर देती हूँ. इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इक्वेशंस आपको गिवन थी, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन थी. उन पेयर ऑफ इक्वेशंस में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको y की टर्म्स में लिखा, y इन टर्म्स ऑफ x. देन आपने क्या किया, उसमें उनके टेबल ऑफ वैल्यूज ली, वैल्यूज के साथ आपने ग्राफ स्केच किया. ग्राफ स्केच करने के बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ को लाइन एल का नाम दिया और सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को एल लाइन का नाम दिया. जिस पॉइंट पे जाके दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट उसको आपने नाम दिया आर का, और वही आपके इस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट था. और आपने उसको इन द कर्ली ब्रैकेट लिख दिया और साथ स्टेटमेंट आपने ये लिखी, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस is the point R when the line L and L prime intersect each other. और इस पॉइंट पे जो आपके पास x वैल्यू थी वो -1 थी और y वैल्यू जो थी वो आपके पास 1 थी. इस तरह से आपका क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है. होप कि आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी 9th क्लास आप लोग का चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो आप लोग ऑलरेडी रीड कर रहे थे, आज उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले वैसे एक्चुअली जो आज का हमारा मेन कंटेंट है हम लोगों ने पढ़ना है वो ये है कि हम लोगों ने चेक करना है कि हम एक्सपेरिमेंटली
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको फैमिलियर होना ज़रूरी है इन टर्म्स से कि व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से पहले भी जो बात आप लोगों को पता हो वो ये कि हम वर्ड लेटेंट हीट का मतलब क्या ले रहे होते हैं। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास वर्ड लेटेंट होता है ना, ये आपके पास एक ऐसी टर्म है जो बेसिकली ये शो करती है कि किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा आपके एक्सपेरिमेंट में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज़ होने का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, ठीक है। मेल्टिंग या फ्यूजिंग पॉइंट फ्यूजन बेसिकली कहलाता है, जिससे इन शॉर्ट आपके माइंड में इतनी सी बात आ जाए कि जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आइस क्यूब की दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग कह रहे होते हैं कि आप लोग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, आपसे कोई पूछेगा, आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हैं, आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे तो फर्स्ट से आपके माइंड में आएगा जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स कि वो इसका एक स्पेसिफिक सर्टेन टेम्परेचर है ना। तो मतलब ये हुआ कहने का कि आप लोगों के पास जब स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है तो बेसिकली, या हम ये बात कर लेते हैं लिक्विड से वेपराइज भी जब होगी, तो आपके पास वो ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसके अंदर किसी किस्म की टेम्परेचर चेंजेस नहीं आती। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट को हम दूसरी तरह एक और नाम भी दे सकते हैं, हम इसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब ये कि देखिए, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कोई शक्ल तब्दील कर लेना, कोई चेंजेस लेके आना। किस में? जैसे मिसाल के तौर पे फेजेस में, टेम्परेचर में चेंज नहीं ला रहे, हम फेजेस में ला रहे हैं। हमने बात की कि पहले हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं, देन हम लिक्विड से वेपराइज या स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सब्सटेंस को। तो ये आप लोगों के पास जो कन्वर्जन होती है, इसकी वजह से हम लेटेंट हीट को एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज़ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली लेटेंट हीट को दो आप लोगों के पास फर्दर टाइप्स हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप लोगों के पास बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपको जो टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि आप जो भी यूनिट मैस आपके पास सब्सटेंस का है, लेट्स सपोज हमने आइस की बात की तो आइस ही है, आप जब उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हों उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो आपने ये देखना है कि विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये आपके पास क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए क्योंकि हम मेल्ट करवाने की बात कर रहे हैं। लेटेंट टर्म एसोसिएट होती है विद नो चेंज इन टेम्परेचर। हीट लिखने का मकसद कि हमें इसके अंदर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये आप लोगों के पास टर्म बन गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एच एंड बेस में हमारे पास एफ होता है, एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूजन एंड एच स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट। तो ये बेसिकली सिंबलाइज तो इस तरीके से हो गया, और जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। मतलब जो टोटल आपको फ्यूजन के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हमने डेल क्यू एफ से सिंबलाइज किया। एम स्टैंड्स फॉर द मैस, लाइक जो भी सब्सटेंस है, जैसे हमने आइस की बात कर ली। फिर अगर हम इसका यूनिट कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है हीट एनर्जी को हम जॉल में मेजर कर रहे होते हैं और मैस को हम केजी में मेजर करते हैं। जॉल पर किलोग्राम आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट आ जाएगा। नाउ मूव टू सेकेंड वन, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिंपली आपने जैसे बात फ्यूजन में मेल्टिंग की थी, तो वेपराइजेशन में हम बॉइलिंग की बात करते हैं। जब आप लिक्विड को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट अकर करता है। जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, फिर आप लोगों ने यहाँ पे बात इस तरह से करनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। लेटेंट अगेन हम ऐसे टर्म ले रहे होते हैं, दोबारा से वही बात जैसे हमने ऊपर बात की कि जो किसी तरह नो चेंज इन टेम्परेचर से एसोसिएट होती है। वेपराइजेशन क्योंकि हमें अब बॉइलिंग पॉइंट रिक्वायर है, और आपने ये माइंड में रखना होता है कि आपने जब लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप वाटर का ले रहे होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें आपने किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लाना। ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जिसको हम HV से सिंबलाइज करते हैं। V स्टैंड्स फॉर वेपराइजेशन एंड H स्टैंड्स फॉर लेटेंट हीट। जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो आपके पास इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, डेल QV डिवाइडेड बाय M, और ये आपके पास जूल पर किलोग्राम के इक्वल होता है। ये तो आपके पास एक इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों से कहा जाए एक्सपेरिमेंटली काम है, थोड़ा सा जैसे कह लें लॉन्ग में क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके से है
कि आपसे कहा जाता है कि डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ आइस एंड वाटर बाय स्केचिंग टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑन हीटिंग आइस। ठीक है, मतलब आपने आइस क्यूब लेकर उनको हीट करके उनके फ्यूजन पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट लेते हुए हमने पहले तो उसको एक्सपेरिमेंटली किया, देन हमने उसी की हेल्प से उसको ग्राफिकली एनालिसिस के लिए भी ड्रॉ किया, देन आपने डाटा कलेक्ट करके उसकी कैलकुलेशन करनी है और देखना है एक्चुअल वैल्यू से वो कितना रिलेट करती है। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने क्वेश्चन बोला उसके लिए जो आपको ऑपरेटर्स ज़रूरत होता है, ऑपरेटर्स नीडेड टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनको हमने बेसिकली जो मेजर करना होता है उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, हम ट्राइपॉड स्टैंड ले सकते हैं या फिर हम कोई भी जो सूटेबल स्टैंड आपको लगता है आप वो ले लें। बीकर आपको इसके लिए चाहिए होगा, स्मॉल पीसेस आपने आइस के ले लिए, यानी आइस क्यूब जिसे बोल देते हैं आप, थर्मामीटर आपके पास हो, बंसन बर्नर होना चाहिए। फिर अब आपने करना कुछ यूँ है, सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, उसको आपने एक स्टैंड के ऊपर रख लिया, उसमें आपने स्मॉल पीसेस आइस के कुछ बीकर के अंदर ऐड किए और एक थर्मामीटर लेके उसको सस्पेंड कर दिया बीकर में। ठीक है, अब उसको लगाने का मेन पर्पस क्या है कि वो टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा। जैसे जैसे वो आइस टेम्परेचर गेन करके मेल्ट होना शुरू होगी, देन फिर वाटर बॉयल होना शुरू होगा, वो टेम्परेचर वेरिएशन जो आप मेजर करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मामीटर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक बंसन बर्नर लेकर उसको स्टैंड के नीचे रख दिया जिसमें बीकर आप रख चुके हैं। अब आपने जैसे जैसे देखना है कि आइस जो होगी वो सबसे पहले मेल्टिंग पे स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर जो होगा मिक्सचर का जो आइस और वाटर का उसके अंदर चल रहे हैं, आप देखेंगे वो फिलहाल इंक्रीज़ नहीं होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तक पूरी तरह से वो आइस मेल्ट नहीं हो जाती। आपने टाइम भी साथ साथ नोट करते जाना है जो आइस टोटली टेक करेगी मेल्ट होने के लिए, कम्प्लीटली वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, यानी मीन्स एक्चुअली नोट द टाइम आइस टेक्स टू मेल्ट कम्प्लीटली इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देन फर्दर कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन द बीकर। अभी आपने स्टॉप नहीं किया, फर्दर उसको उसी तरह से हीट करते जाएंगे जब वो वाटर में कन्वर्ट होगा और फिर आप देखेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज। अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 0 से ऊपर जाना शुरू होगा। अगेन आपने टाइम नोट कर लेना है। आप देखेंगे ये कुछ के आप लोगों के पास जो टाइम आपने नोट किया, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वो टेम्परेचर राइज होते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा इंक्रीज़ होके, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, जहाँ से वाटर पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स बनने लग जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? आप देखें जो डाटा हम लोगों ने लेना होता है ग्राफ वगैरह को स्टडी करने के लिए, किस तरीके से हमने ग्राफ की स्टडी करनी है इसमें। अब साथ साथ मैं आपको ग्राफ का भी बताती जाऊंगी, साथ साथ हम डाटा भी लेंगे। मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए फुल टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप लोगों की खुद की एक्टिविटी होगी, बिल्कुल इसी तरह से आपने उसको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अब देखें हम लोग बात करते हैं ग्राफ की हेल्प से। अब स्टूडेंट्स देखें आप लोगों के पास ये इस तरीके से सामने एक ग्राफ स्केच किया हुआ है मैंने। ये आप लोगों के पास देखें जो आपका वर्टिकल एक्सिस है इस पे टेम्परेचर हमने लिया हुआ है और ये जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ हुआ है, इस पे हम लोगों ने टाइम मिनट्स में लिया हुआ है। ठीक हो गया? आप देखें क्योंकि देखें जो आप लोगों ने आइस मेल्ट करवानी है फिर वाटर को बॉयल करवाना है, वो ऑब्वियसली टाइम जो टेक करेगा वो सेकेंड्स में नहीं बल्कि आप लोग उसको मिनट्स में लेंगे। ठीक हो गया? अब आप लोगों ने इन फेजेस को पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना है कि यहाँ मैंने क्या क्या चीज़ मेंशन की है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आप लोगों के पास जो ये वर्टिकल एक्सिस है जिस पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो 0 से नीचे ऑब्वियसली टेम्परेचर नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि अमूमन बर्फ़ तब जमती है तब आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आप अक्सर देख रहे होते हैं मरी में या जो भी आप लोगों के ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती हो, ज़्यादातर तो आप टेम्परेचर वहाँ का देखते होंगे तो फोरकास्टिंग की जाती है, आपको बताया जाता है कि नेगेटिव में वहाँ का टेम्परेचर है। तो मतलब ये कि आपके पास जब तक सॉलिड आइस होगी तो उसका टेम्परेचर आपके पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर आपने देखना है कि ये जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट एक ये स्लोप ड्रॉ की है ना -20 से 0 तक की, ये आपके पास वो फेज़ है जब पूरी तरह से आइस अपनी सॉलिड फॉर्म में ही होगी। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है फर्दर, अब आपने देखा कि जैसे जैसे यहाँ B से लेकर C तक जो स्ट्रेट आपके पास ये लाइन है और इसके आप बिल्कुल बिलोंग चेक करेंगे आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब पूरी तरह से आइस मेल्ट नहीं हो जाती 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो B से C तक का प्रोसेस कंटिन्यू होता है आइस मेल्टिंग का, मतलब कि इसमें आपके पास वाटर और आइस का मिक्सचर चल रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही होती है और पूरी तरह से जब पॉइंट C है यहाँ पे आके आप देखेंगे
वो आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है और टेम्परेचर तब भी आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। फिर अब आप देखिए फर्दर ये स्लोप मूव करना स्टार्ट कर देगी ऊपर की तरफ, तो अब क्या होगा कि आपने देखा कि ये सी से लेकर डी तक आपके पास जो बेसिकली ये फेज़ है वो लिक्विड वाटर की है, क्योंकि सीट पे पूरी तरह से मेल्ट हो गई थी ना, आइस वाटर बन गया था। अब वो वाटर सी से लेकर डी तक स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ से आप लोगों ने जो एक्चुअली हीटिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखा, टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे 0 से ऑनवर्ड, 0 से इंक्रीज़ होते 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 टेम्परेचर, और इधर से ये आहिस्ता 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 वाटर बॉयल होते होते एट द एंड जो आपके पास पॉइंट होगा वो यहाँ डी तक आएगा। जब आप देखेंगे कि अभी तक ये पूरी लिक्विड वाटर फेज थी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये पहुँचेगा तो वाटर बॉयल होना शुरू होगा। अब जब डी पॉइंट पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो अगेन वही बात आ जाती है कि अब आप ये सारा जो आपके पास था ना, ये फिनोमिना यहाँ तक सी तक, ये जब हमने आइस को कहा पहले सॉलिड फॉर्म में थी, फिर मेल्ट होना स्टार्ट हुई और 0 पे पूरी तरह मेल्ट हो गई, ये बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फिनोमिना था यहाँ तक आपके पास। फर्दर अब जो यहाँ से स्टार्ट हो गया था वो आप लोगों के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये वाला सारा फिनोमिना है। इसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि क्या होगा, जब डी पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा तब तक ये फेज़ वेपराइजेशन में जब तक 100% कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर का बॉइलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और ये आपके पास प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का आ जाएगा जब पूरी तरह से वाटर स्टीम में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमने देखा कि ये जो फेज़ आपकी पूरी थी ये आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रही थी। और यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि जो टोटल स्पेसिफिक हीट होती है कैपेसिटी, वो हमें कितनी रिक्वायर्ड होती है वो हमने मेंशन की यहाँ पे जब हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर राइज कर रहे होते हैं। तो ये सारी आपकी थी इन शॉर्ट आपके एक ग्राफ की स्टडी, जिसमें हम लोगों ने एनर्जी जो ऐड करनी है वो कांस्टेंट रेट पे करनी है। वो कौन सी एनर्जी है, वो आपके पास हीट एनर्जी है। जो आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया आप बंसन बर्नर की मदद से स्लोली एंड ग्रेजुअली हीट करते जाएंगे बीकर को, जिसके अंदर आइस क्यूब हैं, पहले वो मेल्ट होंगी देन वो बॉयल होंगी और वेपर्स के अंदर वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल ये आपके पास क्या था, ये आपके पास टेम्परेचर टाइम ग्राफ है जिसमें आइस चेंज हो जाएगी वाटर में और फिर वाटर आपके पास स्टीम में चेंज हो जाएगा हीट करने पे। ठीक हो गया। तो ये सारे आपके ग्राफ की स्टडी थी। अब हम आ जाते हैं कि हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए बेसिकली किस किस्म का डाटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या है, आपके पास आपको पता हो कि आपको कितना मैस चाहिए आइस का, उसको हमने सपोज कर लिया m। जो टाइम आपने लेना है, देखें टाइम भी यहाँ ग्राफ में मैं आपको बता दूँ, मैंने मेंशन किया हुआ है। दिस वन इज़ T1 देन T2, ये आपके पास T3 है और ये आपके पास T4 है। यानी जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे से आगे पास होगी हमने उसको भी जब डाटा में मेंशन करना है कैलकुलेशन के लिए, तो आपने यहाँ से, ये तो आपका एक जनरल स्केच है ना, वरना आपने यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज़ मिनट्स में मेंशन की होंगी। जो डाटा लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इधर वैल्यूज़ डाटा में लेनी है। अब देखें आप लोगों के पास टाइम टेकन बाय आइस टू मेल्ट कम्प्लीटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम्प्लीटली मेल्ट होने के लिए जो फ्यूजन टाइम था, T2 में से T1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, T2 भी गिवन है, T1 ये फ्यूजन का प्रोसेस था ना, T2 में से T1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपके पास जो भी वैल्यूज़ थी उनमें से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फर्दर अब आपने करना है कि जब आप वाटर को हीट करेंगे 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए, अब जो चेंज आएगा आपके पास वो आपके पास T3 माइनस T2 आएगा। ठीक हो गया। यानी यहाँ से जब टेम्परेचर राइज हो रहा था 0 से 100, वो ये वाली फेज़ है ना, तो आपने T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। स्पेसिफिक हीट वाटर की कांस्टेंट होती है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। टेम्परेचर में टोटल इंक्रीज़ जो आया 0 से लेकर आगे तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का था, जिसको हम 100 केल्विन भी ले सकते हैं। बेसिकली हम जो टेम्परेचर चेंज मेजर करते हैं ना, वो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल 100 था, इनिशियल 0 था, तो ऑब्वियसली माइनस करके 0 आ गया, 100 आ गया, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने 100 केल्विन लिख दिया। हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपके पास ये फार्मूला है, इसके थ्रू हमने मेजर करना है। डेल क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल T। अब इस फार्मूला के थ्रू हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखें आप, डेल क्यू इक्वल्स टू MC डेल T। M हमने एज इट इज़ लिखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नोन थी आपको वाटर की, टेम्परेचर चेंज 100 केल्विन हम निकाल चुके थे। कैलकुलेट करके आपके पास डेल क्यू की वैल्यू कुछ ऐसे आ गई 4.2 × 10⁵ जॉल पर किलोग्राम। नाउ रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट आपके पास क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और जो आपके पास T0 की वैल्यू आई थी आपने लिखा कि सो हीट एब्जॉर्ब इन टाइम, जो फ्यूजन टाइम था टोटल TF, वो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपने टोटल उसके अंदर चेंज था हीट में वो भी लिख दिया, फ्यूजन टाइम की और जो आपके पास टाइम था चेंज, उन दोनों की रेशियो ले ली।
देन आपने ये इक्वेशन पढ़ी है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फार्मूला में, आपने इस इक्वेशन को कंसीडर करना है और इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए आप लोगों ने आप इस तरीके से इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले आपने डेल क्यू एफ जो आपके पास है उसका एज इट इज़ फार्मूला लिखा, फिर जो आप लोगों ने ये पीछे ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना, यहाँ देखेंगे दोबारा, ये आपके पास डेल क्यू एम 4.2 × 10⁻⁵ जॉल पर किलोग्राम ये था। इस वाली इक्वेशन को आपने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया जिसमें हमने रेशो भी ले ली थी। आप देखें आप लोगों के पास टी एफ और टी नॉट दोनों की वैल्यूज़ गिवन होंगी, जो मैंने वहाँ पीछे मेंशन नहीं की थी, लेकिन जाहिर सी बात है आप डाटा लेंगे तो आपने प्रॉपर ग्राफ के अंदर जो यहाँ पे टाइम स्लोप आपकी बन रही है, आपने साथ साथ जो भी टाइम दिया होगा आपने उस टाइम को भी यहाँ पे मेंशन किया। जैसे ये 3.6 मिनट 4.6 मिनट है। आफ्टर दिस कैलकुलेशन देखें दोनों साइड से मैथ्स की तो आपने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी कैलकुलेशन करके आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये वैल्यू आएगी। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्चुअल वैल्यू इसकी ये होती है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर एग्जैक्ट इसके इक्वल है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी फिनोमिना से आप लोगों ने हेल्प लेते हुए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की खुद से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को इसी तरह से, यानी कि इसमें हमने वर्किंग की है बेसिकली फ्यूजन के फिनोमिना पे, ये फ्यूजन का फिनोमिना। अब इससे फर्दर ये सारा जो आपने इस सारे को स्केच करना होगा, ये सारा आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होगा, किस तरीके से वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरऑल आप लोगों के पास मेन बेसिक्स हैं वो इसी तरह ही हैं जैसे फ्यूजन के लिए हमने की। जस्ट आपने टेम्परेचर के लिए ख्याल रखना है कि जहाँ जहाँ पे हमने फ्यूजन के लिए बात की वहाँ पे आपने वेपराइजेशन के लिए करनी है। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसकी हेल्प लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।